सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के इस शुभ अवसर पर मैं आप सभी सुधीजनों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और इससे पूर्व कि मैं अपना वक्तव्य शुरू करूं, मैं आदरणीय अतुल गुप्ता जी प्राचार्य गवर्नमेंट कॉलेज सहराई को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हम सभी लोगों को आपस में जुड़ने के लिए इस अवसर को प्रदान किया। इसके साथ साथ मैं अपने पूर्व वक्ताओं, जिनमें मुख्यतः श्री राम अवतार शर्मा जी थे और हमारे आदरणीय गुरुजी भी रहे हैं कभी वो, और इसके साथ साथ श्री अहिरवार साहब का, उन दोनों का मैं अभी लेक्चर लाभान्वित हो रहा था, जिसमें उन्होंने संग्रहालय के बारे में तथा संग्रहालय से संबंधित पुरावशेषों के बारे में और उनके वर्गीकरण के बारे में विस्तार से आप सभी लोगों का ज्ञानार्जन किया था। तो मैं उनको धन्यवाद के साथ मैं आगे बढ़ता हूं। और जैसा कि मुझे श्री अतुल गुप्ता जी ने निवेदन किया था कि आप सांची और चंदेरी के बारे में कुछ बोलें, तो मैं शुरू करता हूं। सांची एक ऐसा नाम है जो विश्व भर में प्रसिद्ध है। सांची के बारे में ऐसा जो पुरा जगत है और पुरातत्व को जानने वाले लोग हैं, इतिहास को जानने वाले लोग हैं, तथा आम जनता जो एक दर्शक के रूप में, विजिटर के रूप में संग्रहालय में आती है, सांची देखने आती है, बहुत ही एक नाम है सांची के बारे में। तो उसके लोकेशंस के बारे में ज़्यादा कुछ न कहते हुए मैं यही कहूँगा कि जस्ट 45 किलोमीटर भोपाल से उत्तर पूर्व की ओर स्थित है, और इसके पास ही एक विदिशा, जिसको प्राचीन भेलसा के नाम से जाना जाता है, 10 किलोमीटर में स्थित है। और सांची प्राचीन काल से ही उत्तरापथ से दक्षिणापथ, दक्षिणापथ से उत्तरापथ, इसके मध्य में स्थित है। तो व्यापारिक गतिविधियों के कारण प्राचीन काल से ही बड़ा समृद्ध रहा है। और इसके पास में स्थित भिलसा, जिसको विदिशा के नाम से जाना जाता है, प्राचीन वेत्रिवती नदी, जिसको बेतवा के नाम से जाना जाता है, प्रवाहमान है। और इस नदी ने हमेशा से ही एक मैरीटाइम ट्रेड में भारतीय संस्कृति को की आर्थिक सामाजिक उन्नति में अपना अमूल्य योगदान दिया है। जहाँ तक सांची के नामकरण का सवाल है, सांची को प्रायः सिंहली ग्रंथों में काकना दोपोट के नाम से जाना जाता है, और गुप्तकालीन अभिलेखों में इसको बोट श्री पर्वत भी कहा जाता है। मगर सांची ये नाम कैसे आया, इसके बारे में अभी भी विद्वानों में मतभेद है और संदेह भी है, क्योंकि कई किताबों में, प्राचीन पुस्तकों में सांची के बारे में प्रायः यही कहा जाता है कि इसका प्राचीन नाम काकना द बोट, काकना है या बोट श्री पर्वत आया है। मगर मैं पिछले 3 वर्षों से यहाँ पर सांची पुरातत्व संग्रहालय सांची में कार्यरत हूँ, और इसी दौरान मुझे अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा लिखित भिलसा टोप्स नाम की पुस्तक में एक जगह पे देखने को मिला कि स्तूप संख्या 1 के दक्षिणी हिस्से यानी उसके जो दक्षिण भाग में भूवेदिका की जो वेदिकाएं हैं, भूवेदिका है, उसमें कहीं पर एक शांति संगम नाम का उल्लेख आया है। अब बात ये उठती है कि शांति संगम नाम तो आया है, मगर किस लिए रखा गया होगा, क्यों रखा गया होगा। तो कनिंघम को भी ये इस तरह की बात लगती है कि ये शांति संगम से ही कहीं सांची इसका नाम हो गया होगा। बहरहाल ये विद्वानों के बीच में विवेचना का विषय हो सकता है, मगर शांति संगम से सांची की उत्पत्ति बहुत कुछ समीचीन प्रतीत होती है। तो इस दृष्टि से जिन श्रोताओं को शांति संगम के नाम पे शांति संगम के बारे में अभी तक ज्ञात नहीं था, वो कनिंघम द्वारा लिखित पुस्तक में उन्होंने अभिलेख में इसका विवरण भी दिया है। तो काकना दोपोट जब भी नाम आए, उसके साथ शांति संगम का भी नाम दिया जाना उचित होगा, ताकि हम सांची की प्रासंगिकता को प्रकट कर सकें। सांची पुरातत्व संग्रहालय सन 1919 में सबसे पहले सर जॉन मार्शल ने बनाया था, और इस म्यूजियम के बनने के पीछे एक बड़ी रोचक कहानी है। वो इस तरह से हम बता सकते हैं कि जब सन 1818 में सांची की खोज की गई थी, उससे लेकर 1919 तक सांची में स्तूपों में, यहाँ के स्थापत्य संरचनाओं में कई तरह के कार्य हुए,
जिनमें जाने या अनजाने में उन स्तूपों को खोदा भी गया, जिसमें उनको कुछ विदेशियों को ये संभावना थी कि इन्हें बुद्ध की जो रिलीक कैस्केट हैं, जिनको अस्थि मंजूषा कहा जाता है, वो भी प्राप्त हों। तो उस दृष्टि से इन स्तूपों को खोदा भी गया था। इसी कालक्रम में जब सन 1912 में सर जॉन मार्शल यहाँ पर आए थे और 1919 तक यहाँ पर रहे, उस दौरान उन्होंने इस क्षेत्र का, इस पुरातत्व स्थल का विहंगम अध्ययन किया, पुरातात्विक उत्खनन कार्य किया, वैज्ञानिक संरक्षण इनमें कराया और एक बड़े पैमाने पे स्तूप का रिस्टोरेशन वर्क भी किया था। उसी समय में जितनी भी पुरावशेष, चाहे वो मूर्तियाँ हों, चाहे वास्तुखंड हों, स्तूप के खंड हों, वेदिका के स्तंभ के खंड हों और मंदिरों के खंड, प्रस्तर खंड हों, उन सभी खंडों को, और खुदाई में कुछ सिक्के इत्यादि भी उस समय निकले थे, उन सभी पुरावशेषों को उन्होंने स्तूप संख्या 1 के निकट ही एक स्थल संग्रहालय का निर्माण किया। और उस स्थल संग्रहालय का निर्माण करने के दौरान उन्होंने उसकी प्रॉपर तरीके से नंबरिंग करी, उसका डॉक्यूमेंटेशन भी किया। और फिर स्वतंत्रता के बाद 1947 के बाद 1956, 57, 52 से 56 के बीच जब सांची के पुरातत्व धरोहर का राष्ट्रीय रजिस्ट्रेशन हुआ, उसका नेशनल नोटिफिकेशन हुआ, उसके बाद 1966 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा आज जो सांची है, सांची की फुट हिल, जो स्तूप के नीचे, जो पहाड़ी के नीचे जो स्थल है, वहाँ पर एक आधुनिक भवन में 1966 में इस सारी धरोहरों को, सारी पुरातात्विक सामग्री को, स्कल्पचर को, आर्किटेक्चरल फ्रेगमेंट्स को यहाँ लाया गया इस भवन में और आम पब्लिक के लिए फिर से इसको खोला गया। तो ये एक म्यूजियम के पुरातत्व संग्रहालय सांची के 2 चरण थे, जिसमें 1919 में सांची साइट में ही बनाया गया, बाद में 1966 में सारी सामग्री को यहाँ ला करके एक पुरातात्विक स्थल संग्रहालय का स्वरूप नए सिरे से दिया गया था। ये तो इसकी बात हुई पुरातत्व संग्रहालय सांची की। अब मैं जो बात कर रहा था कि स्तूप में कई बार खुदाइयाँ हुई, कई बार उसको देखा गया कि इसके अंदर क्या है। तो इस सिलसिले में जब 1818 में डिस्कवरी के बाद 1819 में इसमें पहला प्रयास हुआ था, कैप्टन जॉनसन यहाँ आए थे और कैप्टन जॉनसन ने इस स्तूप का दक्षिण पश्चिमी भाग खोदा, जिसमें वो असफल रहे, उनमें किसी भी प्रकार की उनको मंजूषा नहीं मिली। और एक अच्छी बात ये हुई कि 1818 में एडवर्ड फेल भी यहाँ पर आए थे, जिन्होंने पास में ही जो विदिशा में उदयगिरी की गुफाएं, उन गुफाओं को खोजा था। उन्होंने सांची की पहली लाइन ड्राइंग बनाई थी। 1819 में वो आए थे, उन्होंने पहली लाइन ड्राइंग बनाई थी और पहली लाइन ड्राइंग जो है सांची स्तूप संख्या 1 की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी से प्रकाशित हुई थी। तो ये एक महत्वपूर्ण तथ्य आया था सामने। फिर 1851 में अलेक्जेंडर कनिंघम और लेफ्टिनेंट जनरल मेसी यहाँ पर आए और मेसी साहब और कनिंघम के प्रयासों से एक चीज़ तो बहुत अच्छी हुई कि स्तूप संख्या 3, जो कि स्तूप संख्या 1 के सामने ही है, उत्तर दिशा में स्थित है, वहाँ पर उनको एक चांस डिस्कवरी हुई, जिसमें बुद्ध के जो दो प्रिय शिष्य थे, महामोदग्लायन और सारिपुत्र, उन दोनों शिष्यों के अस्थि कलश वहाँ पर प्राप्त हुए थे। और जो स्तूप संख्या 3 है, उस समय बिल्कुल भंगुर अवस्था में था और उसकी मेधी के पास उनको एक स्टोन का चैम्बर मिला। उस चैम्बर में 2 ढक्कन थे, जिनको अंग्रेजी में लिड्स कहा जाता है। उन ढक्कन के नीचे एक छोटी सी अस्थि मंजूषा मिली, स्टेटाइट की अस्थि मंजूषा प्राप्त हुई, जिसके अंदर उन दोनों शिष्यों के, महामोदग्लायन और सारिपुत्र, इन दोनों के अस्थियाँ अवशेष मिले उनको। और इनके जो लिड है, जिनकी बात मैं कर रहा हूँ, ढक्कन है, वो जो ढक्कन है आज वर्तमान में पुरातत्व संग्रहालय सांची में गैलरी संख्या 3 में प्रदर्शित है। और इन ढक्कनों के ऊपर महामोदग्लायन, एक ढक्कन में महामोदग्लायन और दूसरे ढक्कन में सारिपुत्र लिखा गया है।
इस आधार पर इन अस्थि कलश को पहचाना गया। और जिन मंजूषा में थे उसमें भी वो महामौद्गल्य सारिपुत्र का इस ब्राह्मी लिपि में अभिलेख है। तो ये अच्छी बात हुई कनिंघम द्वारा 1851 में सॉरी। और स्तूप संख्या 1 में उन्होंने खुदाई करी, ऊपर से लेकर नीचे दक्षिण पश्चिमी भाग में, और उस खुदाई के दौरान उनको कहीं भी इस तरह के अवशेष प्राप्त नहीं हुए थे। तो ये जो स्तूप संख्या 1 का उत्खनन हुआ, उसमें कई तरह का, उसमें कुछ डैमेज भी कह सकते हैं हमको, लेकिन उन्होंने कुछ पुस्तिकाओं के अपने एक भिलसा नोट नामक पुस्तक के माध्यम से एक भी यहाँ सांची का अच्छा वर्णन किया है। और मैसी ने भी, मेजर जनरल मैसी ने भी एक अच्छा वर्णन किया है अपनी किताब में सांची एंड इट्स रिमेन्स। जो जिन भी रिसर्च स्कॉलर्स को सांची के बारे में जानना है तो उनको कुछ प्रारंभिक पुस्तकों को भी पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद सांची के जो स्मारक है उनमें कंजर्वेशन की दृष्टि से, उनके रिस्टोरेशन की दृष्टि से बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं हुए थे, बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं हुए थे। लेकिन 1881 में पहला प्रयास हुआ, जो मेजर जनरल एच कोल एक थे व्यक्ति, उन्होंने सांची के संरक्षण में पहला प्रयास किया था। और कुछ हमारे प्राचीन, कुछ इस किताबों में कई जगह पे या इंटरनेट की सामग्री में हमें मिलता है, सांची के बारे में भी मिलता है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इन डॉक्यूमेंट्स जो पिक्चर्स उस समय की बनाई गई हैं, पिक्चर्स खींची गई है 1861 में से लेकर के 1800 अभी तक की जो फोटोग्राफ हमारे पास अवेलेबल हैं, जो विभिन्न विक्टोरिया अल्बर्ट लाइब्रेरी में अवेलेबल हैं, अल्बर्ट म्यूजियम लंदन में अवेलेबल हैं, ये सारे म्यूजियम्स में, लाइब्रेरीज में जो पिक्चर्स, आर्काइवल पिक्चर्स अवेलेबल हैं, उनमें एक नाम आता है पंडित दीनदयाल का। पंडित दीनदयाल एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने सांची के प्रारंभिक पिक्चर डॉक्यूमेंटेशन में अपना अमूल्य योगदान दिया था। बाद में उनको भारत सरकार ने बेस्ट फोटोग्राफ का अवार्ड भी उन्होंने दिया था उनको। तो 1881 में पहला संरक्षण कार्य हुआ था, और ये कार्य बाद में धीरे धीरे अवरुद्ध भी हुआ। लेकिन फिर सर जॉन मार्शल जब 1912 में आए, तब 1912 से 19 के बीच में उन्होंने काफ़ी यहाँ पर प्रयास किया था और इस साइट को काफ़ी विकसित भी किया। सांची के स्तूप में ही सांची का इतिहास भी वर्णित है। सांची में जैसे कि जानते हैं, आज वर्तमान में 3 मुख्य स्तूप हैं। स्तूप संख्या 1, जिनको विश्व धरोहर, जिनके कारण पूरे विश्व में हमारे सांची के स्मारक को विश्व धरोहर संज्ञा से नवाजा भी गया है। और दूसरा एक स्तूप नंबर 2 है, जो कि पश्चिमी ढलान पर स्थित है। और एक स्तूप संख्या 3 है, जिसमें महामौद्गल्य सारिपुत्र, उनके 2 शिष्यों के अवशेष भी प्राप्त हुए थे। और सांची स्तूप संख्या 1 जो जिसकी बात मैं करने जा रहा हूँ, उसमें ही जो प्रारंभिक स्तूप बनाया गया अशोककालीन मौर्य के समय बनाया गया था, जो प्रारंभिक ईंटों का निर्मित था, जिसकी तिथि है 3rd सेंचुरी BC। उसके बाद सुंगा पीरियड में स्तूप का परिवर्धन किया, और उसमें मिड 2nd सेंचुरी BC में चूने का वज्र लेप लगाया गया। उसमें भूवेदिकाओं का निर्माण किया गया, उसमें हर्मिका का निर्माण किया, छत्रावली का निर्माण किया गया। और उसके बाद सातवाहन काल में जो आज 4 तोरण द्वार हैं, जिनमें बुद्ध के जीवन और बुद्ध के जीवन के पूर्व की घटनाएं अंकित की गई हैं, वो तोरण द्वारों का निर्माण सातवाहन काल में हुआ था। उसके बाद गुप्त काल में स्तूप के चारों दिशाओं में, भूवेदिका के अंदर चारों दिशाओं में बैठी हुई बुद्ध की आकृतियाँ बनाई गई, और इस तरह से बुद्ध स्तूप का क्रम में विकास होता गया। तत्पश्चात प्रतिहार पीरियड में 8वीं शताब्दी से लेकर के 8वीं-9वीं शताब्दी से लेकर के प्रतिहार पीरियड में न विकास हुआ, सब पूरे स्थल का विकास हुआ, जिसमें मोनास्ट्रीज भी बनाई गई, जिसमें मंदिरों का भी निर्माण किया गया। और एक सांची में मंदिर संख्या 17, जिसको हम गुप्ता पीरियड में की अमूल्य देन मानते हैं, और वो प्राचीनतम भारत में स्थापत्य संग्रह, मतलब स्ट्रक्चरल फॉर्म में पहला हिंदू मंदिर, मतलब ब्राह्मणिकल मंदिर कहा जा सकता है पूरे विश्व में, भारत के परिप्रेक्ष्य में सॉरी। इस तरह से सांची में यदि देखा जाए तो 3rd सेंचुरी BC से लेकर के 11th-10th सेंचुरी AD तक के अवशेष विद्यमान हैं। पुरातत्व संग्रहालय सांची के बारे में संक्षिप्त में आपके को जानकारी देना चाहूँगा कि 3rd सेंचुरी BC से लेकर 12th सेंचुरी AD तक का यहाँ पर अवशेष विद्यमान हैं, जिनमें मुख्य मूर्तियों में हम बौद्ध, शैव, वैष्णव, शाक्त, नाग संयुक्त मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। यहाँ पर सारी मूर्तियाँ प्रदर्शित भी हैं, जिसमें जो इम्पोर्टेंट हैं मैं उसके बारे में जिक्र करना चाहूँगा।
वो है सिंह शीर्ष स्तंभ, लॉयन कैपिटल। जो लॉयन कैपिटल है वो अशोक द्वारा निर्मित स्तंभ का ही पार्ट था, जो स्तूप संख्या 1 के दक्षिणी तोरण द्वार के पास उसकी बेस जो नीचे का पोर्शन है आज भी विद्यमान है, लेकिन उसका जो उसका स्तंभ शीर्ष है वो आज हमारे संग्रहालय को सुशोभित कर रहा है। वो उसकी एक विशेष मौर्यन पॉलिश उसमें दिखाई पड़ती है, और उसका ही स्तंभ का एक छोटा सा पार्ट हमारे संग्रहालय में एक हमने दर्शकों के लिए रखा है, ताकि दर्शक देख पाएँ, करीब से देख पाएँ कि किस तरह की मौर्यन पॉलिश उसमें होती थी। तो सिंह शीर्ष स्तंभ जो है, जो सारनाथ सिंह शीर्ष स्तंभ है, उससे कुछ मायनों में भिन्न लगता है हमको। उसकी बनावट की दृष्टि से हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जो सारनाथ का जो सिंह शीर्ष स्तंभ है वो बहुत एलोबरेट है और बहुत ही विकसित अवस्था में है। उसकी जो सरफेस है बहुत लस्ट्रस है, बहुत चमकदार है। उसकी तुलना में सांची का जो सिंह शीर्ष स्तंभ है उसमें उतनी चमक नहीं है जितनी कि सारनाथ में दिखाई पड़ती है। और दो दृष्टि से इसके जो एबेकस है, एबेकस में भी सांची के जो स्तंभ शीर्ष है उसके जो एबेकस है, जो गोल फलक है जिसके ऊपर 4 सिंह पीठ से पीठ सटाए बैठे हैं, उसमें जो सारनाथ में चक्र हैं उसकी चक्र की जगह यहाँ पर हंसों के जोड़े हैं, और उनके बीच में कमल पुष्प, वैजयंती पुष्प को दर्शाया गया है। इस तरह से दोनों सिंह शीर्ष में थोड़ी बहुत विभिन्नता के साथ हम ये कह सकते हैं कि सांची एक के लिए अमूल्य धरोहर है। इसके बाद यहाँ पर गुप्ता पीरियड की 2 बहुत महत्वपूर्ण बोधिसत्व पद्मपाणि की और वज्रपाणि की प्रतिमाएं हैं। सातवाहन पीरियड की एक यक्षी प्रतिमा है, और 10वीं 11वीं सदी के प्रस्तर फलक में हमको प्लाक्स मिलते हैं जिसमें महिषासुर मर्दनी का अंकन हमको मिलता है। और कुछ प्रतिहारों पीरियड में एक बहुत खूबसूरत गजलक्ष्मी की प्रतिमा है हमारे संग्रहालय में प्रदर्शित है। और इसके साथ साथ एक बहुत ही सुंदर संगीत का एक संयोजन एक फलक के मूर्ति के माध्यम से यहाँ पर देखने को मिलता है, जिसमें एक नर्तकी डांस कर रही है और एक मृदंग बजाते हुए व्यक्ति है और साथ साथ फ्लूट बजाते हुए व्यक्ति। वो एक इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो लमसम ये कह सकते हैं कि बौद्ध कला का केंद्र होने के साथ साथ ये आध्यात्मिक केंद्र भी था। साथ साथ सांची के आसपास अगर हम ये देखें तो सद्धारा, मुरेलखुर्द, अंधेर, सोनारी जैसे बौद्ध स्तूप यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो न केवल सांची, जब भी हम सांची को देखने आए तो हमें ऐसा लगता है कि सांची एक केंद्र बिंदु हो सकता है, मगर एक कंप्लीट बुद्धिस्ट सर्किट के रूप में अगर हम देखा जाए तो हमें सांची, सद्धारा, मुरेलखुर्द, अंधेरी, सोनारी आदि अनेक स्तूप हैं, उन सभी स्तूपों का समग्र अध्ययन करना होगा और समग्र सारे स्तूपों का उनको हमको दर्शन करना होगा। उस लिहाज से सांची की कला एक अद्भुत कला है। अब मैं सांची के बारे में कई विद्वानों ने बात की है, तो ज़्यादा न कुछ कहते मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और अभी मैं थोड़ी देर में 1 या 2 सेकंड के अंतराल में चंदेरी के बारे में एक संक्षिप्त आपको जानकारी देना चाहूँगा।